शनिवार को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद शाम को तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए और इन एग्जिट पोल्स में भी कुछ उसी तरह के आंकड़े दिखाए गए जैसा कि पहले से तमाम राजनीतिक जानकार अनुमान लगा रहे थे। तो वहीं एग्जिट पोल्स आने के बाद ये सवाल भी सियासी गलियारों में उमड़ घुमड़ रहा है कि क्या मोदी लहर देश में बची है या खत्म हो गई है। इसका जवाब तमाम पॉलिटिकल पंडित तलाशने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के नेता हो या विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन के नेता, सब सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों में अभी से माहौल बनाते हुए अपनी जीत के दावे और दूसरों की हार के कारण गिना रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल एनालिसिस्ट और राजनीतिक समीक्षक एक कदम और आगे बढ़ते हुए सर्वेक्षण के परिणामों को 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरों से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आएंगे कमोबेश कुछ कम या ज्यादा आगामी महाराष्ट्र चुनाव में भी सत्ता का ऊंट उसी करवट बैठेगा। जाहिर है एग्जिट पोल में बीजेपी को पीछे दिखाया गया है, इसलिए उसके नेता 8 तारीख तक यानी कि मतगणना होने का इंतजार करने और उसी दिन कमल खिलने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। वहीं अगर वाकई में हरियाणा में बीजेपी की यह हालत होती है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, तो चलिए हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण बताते हैं। पहला जो कारण निकलकर सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि शहरी मतदाताओं ने भी अपने हाथ बीजेपी से जोड़ लिए हैं। बीजेपी को सिटी सेंट्रिक पार्टी माना जाता था, लेकिन जिस तरह से बीते 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, केंद्र सरकार की योजनाएं गांवों तक सफलतापूर्वक पहुंची, वहीं कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने कहा कि वह गांव-गांव तक पहुंच गई है। इससे इतर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की 90 में करीब 45 यानी कि आधे विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत हासिल कर सकी। इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि क्या शहरी मतदाताओं ने वोट न देकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। जनता और शायद खुद बीजेपी को कुछ कार्यकर्ता और समर्थक भी अब की बार 400 पार वाली गफलत में बने रहे। चुनाव आयोग के डाटा के मुताबिक राज्य के 2 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 1 करोड़ ने वोट डाला। अब जिन्होंने वोट नहीं डाला वो किसके समर्थक थे, इसका अंदाजा लगाते रहिए। दूसरा जो कारण है वो है किसानों जाटों की नाराजगी क्या पार्टी दूर नहीं कर पाई। हरियाणा को किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश कहा जाता है। किसान आंदोलन में जिस तरह शंभू बॉर्डर और अन्य बॉर्डर पर छावनी बना दी गई, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया गया। दूसरी ओर भले ही बीजेपी नेता ये कह रहे हों कि किसान सम्मान निधि दी और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए काम किया, सरकार ने फसलों की खरीदी का काम सुगम किया, बीजेपी के ऐसे तमाम प्रयास काम नहीं आए। अहिरवाल का इलाका हो, बावल हो या जाटलैंड, हर जगह एग्जिट पोल में बीजेपी को नुकसान हुआ दिखाया जा रहा है। बीजेपी ने परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेरने के लिए हुड्डा फैमिली को निशाना बनाया और कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया था, लेकिन वो भी बीजेपी के काम आता दिख नहीं रहा है। जो तीसरा बड़ा कारण है वो ये कि बेरोजगारी और युवाओं का आक्रोश, क्या इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी की नैया तो 2019 में ही डूब जाती, वो तो जजपा यानी कि जेजेपी ने ऐन मौके पर सरकार बनवा दी थी, वरना 5 साल की सरकार की सत्ता विरोधी लहर उसी समय भारी पड़ गई थी। 2 साल बाद 2021-22 में हरियाणा की बेरोजगारी दर 9% थी, जो राष्ट्रीय दर 4.1% से दोगुनी से भी ज्यादा थी। बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 10 साल की सरकार के बावजूद वो करीब 1.85 लाख खाली पदों को भरने में नाकाम रही। जो चौथा बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है वो ये, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों से क्या बीजेपी सबक नहीं ले पाई। हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा सेना और सैन्य सुरक्षा बलों में हैं। बीजेपी OROP 1 रैंक 1 पेंशन के
नाम पर पूर्व फौजियों के वोट कितनी बार लेती। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के मतदाताओं ने भले ही पीएम मोदी की उन बातों पर भरोसा कर लिया हो जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरक्षण व्यवस्था को नहीं बदलेगी, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के सेंटिमेंट्स की आई तो अग्निवीर योजना के ऐलान ने हरियाणा में कुछ न कुछ डैमेज जरूर किया। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की जगह न्यू पेंशन का देशव्यापी विरोध हुआ, फिर भी बीजेपी फैसला पलटने के बजाय बीच का रास्ता निकालने के लिए नए नाम से फिर नई स्कीम ले आई। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाल करने की बात की थी। कांग्रेस दोनों जगह जीत गई, यानी कहीं ना कहीं अग्निवीर के विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की बात ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया। ऐसे में अगर बीजेपी हरियाणा हार गई तो ये कहा जा सकता है कि उसने पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया। जो पांचवा बड़ा कारण आया है सामने वो ये कि जो सुधार हैं वो महंगे पड़ गए। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से लोग नाराज थे। इसे भांपते हुए बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पर सीएम का फेस बदलते हुए ओबीसी कार्ड चल दिया। इससे इतर खट्टर सरकार के कामकाज की बात करें, भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए लागू हुए सुधारवादी फैसले बैकफायर कर गए। सरकार ने परिवार पहचान पत्र, संपत्ति पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भावांतर भरपाई योजना, पेंशन योजना के ई पोर्टल शुरू किए। सरकार को ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन होने से लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा तो उनकी नाराजगी कम होगी, क्योंकि ये बात 100% सच थी कि खट्टर राज में लोगों को तमाम अच्छी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। यानी कोशिशें कागजों तक रह गईं और ग्राउंड जीरो तक काम नहीं हो पाया। एग्जिट पोल्स के बीच बीते कुछ सालों में पोल ऑफ पोल्स की खूब चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल करने वाले अपने अपने एग्जिट पोल्स को सही ठहराने के लिए तमाम गुणागणित, कथित एरर मार्जिन टूल्स की बात करते हैं। चुनावों को जीतने के लिए नैरेटिव गढ़े जाते हैं। मोहब्बत और जंग में सब जायज है जैसी मिसालें दी जाती हैं। वो हर हथकंडा अपनाया जाता है जिसमें जीत की जरा सी भी उम्मीद होती है। महाराष्ट्र में शनिवार को लोकसभा चुनावों की तरह संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें शामिल लोग अपने अपने हाथ में संविधान की प्रतियां लिए थे। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव कई चरणों में होता है, तो जिस दिन पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही होती है उसी दिन पक्ष और विपक्ष के नेता दूसरे चरण वाली सीटों पर रैलियां करके अगले चरण का नैरेटिव सेट करने के साथ पहले चरण में जहां पोलिंग हो रही होती है उसके मतदाताओं को जो लास्ट मोमेंट पर टारगेट या मोटिवेट करते हैं, कई बार ये दांव काम कर जाता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोशल मीडिया के जमाने में प्रधानमंत्री ने विकास की बात करके देशवासियों को कुछ संदेश दिया होगा। दूसरी ओर उसी महाराष्ट्र में संविधान दिखाकर भी देशवासियों को कुछ याद दिलाने की कोशिश की गई होगी। खेल नैरेटिव का है। जनता को जिसकी बात समझ आती है उसकी बल्ले बल्ले होती है और सरकार बन जाती है। और जिस तरीके से अब हरियाणा के एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें यही लग रहा है कि कांग्रेस की इस बार 10 साल के बाद सत्ता में वापसी हो रही है। फिलहाल ये खुलासे 8 अक्टूबर को ही होंगे जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।